बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ खुर्रम मुमताज़ और आज हम अपनी 10th क्लास की बायोलॉजी का एक टॉपिक है अगला हमारा इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। आज हम इंशाल्लाह अपना ये टॉपिक डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया वो लंग्स का टॉपिक था। लंग्स को हमने डिटेल से देखा कि किस तरह से जो है वो लंग्स की फॉर्मेशन होती है, उनका फंक्शन क्या है, उनका स्ट्रक्चर क्या है। लेकिन इस टॉपिक के अंदर हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन क्या है? बेसिकली सांस का अंदर लेके जाना, ओके। और एक्सपायरेशन क्या है? सांस का बॉडी से बाहर उसको धकेलना, बाहर एक्सपेल करना, बाहर निकालना, ये एक्सपायरेशन है। अब ये कहना कितना आसान है कि सांस बॉडी के अंदर जा रहा है और उस बॉडी से बाहर निकल के आ रहा है, लेकिन हकीकत में कौन कौन सी चेंजेस बॉडी के अंदर हो रही होती हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। दूसरा हम ये भी देखेंगे कि जब हम नॉर्मल रूटीन में बैठे होते हैं तो हम आहिस्ता आहिस्ता एक रूटीन से सांस ले रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही हम कोई मुशक्क़त वाला काम शुरू कर देते हैं, हमने रनिंग करना शुरू कर दी या कोई और मुशक्क़त वाला काम करना शुरू कर दिया, तो फ़ौरन क्या होता है, हमारी हार्ट बीट के साथ साथ हमारा जो सांस का जो प्रोसेस है, सांस की जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। मुशक्क़त वाले काम के साथ साथ हमारे सांस लेने का जो प्रोसेस है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। ऐसा क्यों है, तो इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देखेंगे इंस्पायरेशन के इंस्पायरेशन क्या है। इंस्पायरेशन बेसिकली है इन का मतलब होता है इनसाइड, मतलब बॉडी के अंदर। इंस्पायरेशन का मतलब है सांस का अंदर लेके जाना। स्टूडेंट्स याद रहे कि इंस्पायरेशन को आप लोग इनहेलेशन भी कहते हो, कि किसी चीज़ को अपने अंदर इनहेल करना, बॉडी के अंदर उसको लेके जाना। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो सबसे पहले हम इनहेलेशन की बात करेंगे और फिर हम एक्सपायरेशन की या एक्सहेलेशन की बात भी करेंगे, ठीक है। इंस्पायरेशन के अंदर हमने वो डिस्कस करना है वो कौन कौन सी मूवमेंट्स हैं जो बॉडी के अंदर हो रही होती हैं जब हम सांस को इनसाइड द बॉडी लेके जा रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम जब सांस ले रहे होते हैं तो आपने गौर करना है ये चेस्ट कैविटी किस तरह से मूव करती है। स्टूडेंट्स, ये जो मोशन आपको नज़र आई है ना सामने, ये जो मोशन है बेसिकली हमारे जो थोरैक्स रीजन है, रिब्स हैं, ये प्रॉपर एक मैकेनिज़्म के थ्रू हो रही होती है। जब हम इंस्पायरेशन कर रहे होते हैं, सांस को बॉडी के अंदर लेके जा रहे होते हैं, सबसे पहले जो आपके रिब्स मसल हैं, रिब्स जो मसल्स हैं बेटा ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इनके अंदर सुकड़ाव आ जाता है। फ़र्ज़ करें अगर आपके पास एक ये रिब है, ठीक है, और दूसरे आपके पास ये दूसरी रिब ये है, इन दोनों रिब्स के दरमियान जो मसल्स हैं ये वाले, इनमें कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है, ये कॉन्ट्रैक्शन सुकड़ाव पैदा करती है। जब रिब्स के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन होती है तो फिर ये जो रिब्स हैं इनके अंदर दो तरह की मोशन आ जाती है। एक इनके अंदर मूवमेंट आती है वो अपवर्ड आती है और फॉरवर्ड, अपवर्ड एंड फॉरवर्ड। अपवर्ड का मतलब होता है ऊपर की जानब। अगर आप इस मेरे हाथों को गौर से देखें तो इन्होंने दो तरह के मोशन कर रही है। एक तो ये बाहर की तरफ भी निकलेंगे और फिर इन्होंने ऊपर भी उठ जाना है, ठीक है। ये देखें तो ये जो मेरे हैंड्स हैं, ये जो थोरैक्स रीजन है, आपकी रिब्स हैं, ये इधर बाहर की भी निकलती हैं और ऊपर की तरफ भी उठ जाती हैं। जब ये दोनों तरह की मूवमेंट होती है, अपवर्ड भी और फॉरवर्ड भी, तो आपकी जो चेस्ट कैविटी है, चेस्ट कैविटी के अंदर जो एरिया है वो इंक्रीज़ हो जाता है, बढ़ जाता है। उसके अलावा आपका जो डायफ्राम है, जिसका हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, डायफ्राम हमेशा बॉडी के अंदर डम्ब लाइक स्ट्रक्चर, जैसा आपने देखा, अगर फ़र्ज़ करो ये हमारी ट्रेकिया है और ट्रेकिया के बाद ये लंग्स हैं हमारे, तो डायफ्राम इनके अंदर यहाँ पर मौजूद होता है, ये एक डम्ब लाइक स्ट्रक्चर बनाया होता है। तो ये जो जब इंस्पायरेशन के दौरान जो आपका डायफ्राम है
ये इसका जो डम्ब लाइक स्ट्रक्चर है ये ऐसा ही नहीं रहता बल्कि चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होता है ये गौर करें। ये जो आपका डम्ब लाइक स्ट्रक्चर है ये ऐसे हो जाता है। अब जब ये डायफ्राम भी नीचे हो गया, आपकी रिब्स भी ऊपर उठ गई हैं, आपके जो लंग्स हैं उनको फुली टाइम मिल जाता है और वो फुल एक्सपैंड हो जाते हैं और वो पूरे इस एरिया के अंदर पूरे इस एरिया को जो है वो पूरे थोरैक्स रीजन को वो कवर कर लेते हैं। जब आपके जो चेस्ट कैविटी है उसका जब एरिया इंक्रीज़ हो जाता है, एरिया उसका जब बढ़ जाता है तो फिर उसके अंदर जो हवा का प्रेशर है वो कम हो जाता है। जब हवा का प्रेशर कम हो जाएगा फिर क्या होगा कि अंदर बॉडी के अंदर हवा का प्रेशर कम होगा और आउटसाइड द बॉडी जो हमारी इन्वायरमेंट है वहाँ पे हवा का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब इससे होना क्या है, डिफ्यूजन का प्रोसेस होगा। डिफ्यूजन कैसे होगी कि बाहर हवा का प्रेशर ज़्यादा है, अंदर हवा का प्रेशर कम है, तो जो आउटसाइड द बॉडी जो एयर है इन्वायरमेंट की वो बॉडी के इनसाइड मूव कर जाएगी और जैसे ही वो अंदर जो है वो मूव कर जाएगी और वो सारी चीज़ें एक्सपैंड हुई होंगी, वो सारी जो एयर है वो ट्रेकिया, ब्रोंकाई और ब्रोंकस और एल्वुलर डक्ट्स एंड देन एल्वुलाई में पहुंच जाएंगी और वहाँ पे गैसेस का तबादला हो जाना है। गैसेस का तबादला होने के बाद अब जो कार्बन डाइऑक्साइड हमने बॉडी से ली है उसको हम बॉडी से बाहर भी निकालना है, जो हवा अंदर लेके गई है। आफ्टर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस हमने उसको बाहर एक्सपेल करना है, तो उसके लिए जो प्रोसेस है उसको हम स्टूडेंट्स कहते हैं एक्सपायरेशन, कि हवा को हमने बाहर कैसे निकालना है। याद रहे कि अगर आप जो हमने इंस्पायरेशन का प्रोसेस पढ़ा है कि इसके अंदर रिब्स के मसल्स वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं एंड डायफ्राम नीचे हो जाता है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है डायफ्राम का डम्ब लाइक, और जब इंस्पायरेशन का प्रोसेस होता है तो वो इस तरह से नीचे की तरफ होना शुरू हो जाता है, जिससे क्या होता है कि आपका जो चेस्ट कैविटी है वो बढ़ जाती है उसका एरिया। अब जो एक्सपायरेशन के ड्यूरिंग ये सारा का सारा प्रोसेस उलट हो रहा होता है। जो रिब्स के मसल्स पहले कॉन्ट्रैक्ट किए थे अब वो दोबारा रिलैक्स होना शुरू हो जाएंगे। जब वो दोबारा रिलैक्स होंगे तो फिर क्या होगा कि आपका जो रिब्स थी वो फॉरवर्ड एंड अपवर्ड चली गई थी, अब वो वापस अपनी जगह पे आएंगी। जब वो वापस अपनी जगह पे आएंगी तो लंग्स के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, प्रेशर। उसके अलावा जो डायफ्राम था वो जो पहले इस तरह से हुआ पड़ा था वो दोबारा अपने डम्ब लाइक स्ट्रक्चर में दोबारा ऐसे आ जाए, तो नीचे से ये भी जो डायफ्राम भी जो है वो क्या करेगा कि पुश करेगा उन लंग्स को ऊपर की तरफ। नीचे से डायफ्राम लंग्स को पुश करता है, ऊपर से जो इसके ऊपर रिब्स हैं स्टूडेंट्स वो इसको पुश करती हैं नीचे की तरफ, जिससे क्या हो जाता है कि आपका जो लंग्स है लंग्स के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर दिया जाता है और जो प्रेशर है वो क्या करता है अल्टीमेटली जो आपकी एयर उन लंग्स के अंदर भरी हुई है उसको वो बॉडी से बाहर धकेल देती है। तो स्टूडेंट्स ये जो प्रोसेस है इसको हम एक्सहेलेशन या एक्सपायरेशन का नाम भी देते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे दो डेफिनेशन। अक्सर पेपर के अंदर ये शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी पूछा जा सकता है और अक्सर टाइम ये आया भी हुआ है पास्ट पेपर्स के अंदर कि एक्सपायरेशन में और इंस्पायरेशन में डिफरेंस बताएं, और लॉन्ग क्वेश्चन में भी इसको पूछा जा सकता है। स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे कि ये सारा सिस्टम कंट्रोल कैसे होता है। ओके, अब इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का जो प्रोसेस है, कब सांस को जल्दी लेके जाना है, कब सांस को कम लेके आना है, स्पीड कब तेज़ करनी है, कब आहिस्ता करनी है, ये सारा हमारे ब्रेन में मौजूद जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम ये सारा काम जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, अब ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम ये कंट्रोल कैसे कर, स्टूडेंट्स गौर करें। जब हम नॉर्मल रूटीन में बैठे होते हैं तो उस वक्त हमारी बॉडी के जितने भी मेटाबॉलिज्म है वो बिल्कुल एक स्लो प्रोसेस के थ्रू हो रहा होता है, ठीक है। जब मेटाबॉलिज्म आराम से हो रहा होता है, एनर्जी इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए होती, तो फिर जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो भी अपने एक नॉर्मल रूटीन के मुताबिक चल रहा होता है। रेस्पिरेशन का प्रोसेस जब नॉर्मल रूटीन के मुताबिक चल रहा होता है तो फिर उस वक्त बॉडी को एक कम मिकदार में ऑक्सीजन चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड भी कम पैदा होगी। इसलिए जो हमारी बॉडी है वो ऑक्सीजन चूँकि कम चाहिए तो आराम से सांस ले रही होगी, तो ड्यूरिंग रेस्ट आपकी जो रेस्पिरेटर आपका जो ये सांस लेने का प्रोसेस है वो तकरीबन जो है वो 16 to 20 टाइम्स होता है पर मिनट। एक मिनट में एक जो अडल्ट बंदा है वो 16 to 20 टाइम जो है वो सांस ले रहा होगा। लेकिन इसके ओपोजिट जब हम कोई हार्ड वर्क कर रहे होते हैं, हम कोई मुशक्क़त वाला काम कर रहे होते हैं, हम रनिंग कर रहे होते हैं, तो चूंकि पूरी की पूरी बॉडी इसके अंदर इन्वॉल्व हो रही होती है,
पूरी बॉडी में उसको स्पीड से काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी पैदा होती है रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू। और जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, जब वो स्पीड से हो रहा होगा, मेटाबॉलिज्म जब तेज़ी से हो रहा होगा, तो उसके लिए ऑक्सीजन भी ज़्यादा चाहिए। तो अगर आप मुशक्क़त वाला काम कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, तो फिर आपको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए आपकी बॉडी को तेज़ मूव कराने के लिए। तो अब जो वो आपकी ज़्यादा ऑक्सीजन है, उसको एक तरह से ही बॉडी में ज़्यादा लेके आ जा सकता है, और वो है आपके ये लंग्स या सांस का जो प्रोसेस है। अब जब ज़्यादा रेस्पिरेशन हो रही होती है तो बॉडी में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड भी पैदा होती है, तो वो ब्लड में शामिल कर दी जाती है। जब ब्लड आपका ब्रेन के पास जाता है तो रेस्पिरेटरी इसको पता लगाता है कि अच्छा, इसका मतलब ये है कि ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मिक़दार ज़्यादा बढ़ गई है, तो इसको बॉडी से बाहर एक्सपेल करना है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम फ़ौरन आपका मैसेज देता है आपकी रिब्स को, आपके डायफ्राम को, आपके लंग्स को, आपके ट्रेकिया को, आपके पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को ऑर्डर देता है कि भाई का ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ गई है, लिहाजा इसको बॉडी से एक तो बाहर निकालना है, दूसरा बॉडी मुशक्क़त वाला काम कर रही है, रनिंग कर रही है, हार्ड वर्किंग कर रही है, तो इसको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, लिहाजा इन सब की दौड़ लग जाती है। आपकी रिब्स हैं, डायफ्राम है, इनकी मोशन के अंदर, इनकी मूवमेंट के अंदर जो है वो चेंज आना शुरू हो जाता है, और जो आपका जो सांस है वो बहुत तेज़ी से चल रहा होता है। तेज़ी से इसलिए चल रहा होता है ताकि बॉडी से पैदा होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाए जल्दी जल्दी, और जल्दी से रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेके आया जाए। तो जब हम मुशक्क़त वाला काम कर रहे होते हैं, रनिंग कर रहे होते हैं, तो यही हमारे जो सांस लेने की ड्यूरेशन है वो बढ़ जाती है, और ये 16 से 20 नॉर्मल रेंज में रहती है, लेकिन जब हम काम कर रहे होते हैं तो ये 30 से 40 टाइम्स पर मिनट हो जाती है। इतना इसके अंदर जो है वो चेंज आ जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये सारा निज़ाम जो है वो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है। जब हम हार्ड वर्किंग से थोड़ा सा नॉर्मल रेंज में आ जाते हैं, तो फिर दोबारा क्या होता है कि हमारा जो सांस है वो बहाल हो जाता है, और वो नॉर्मल रूटीन के अंदर 16 to 20 या 25 या 15 से लेके 25-22 तक जो है वो मैनेज हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन का टॉपिक, ठीक है। तो अगर आपको इस सारे टॉपिक के अंदर अगर कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि बायोलॉजी और केमिस्ट्री के रिलेटेड जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचती रहें, और आप उनको देख के वॉच करके आप उनसे मुस्तफ़ीद होते रहें। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए हमारा टॉपिक इतना ही है। इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह अगले टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।